इसमें सर कई सारे जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि पहले अमेरिका के बारे में ये कहा जाता था कि वो बातचीत और हमला एक साथ करता है। एक तरफ वो बातचीत कर रहा होता है, उसी दौरान वो हमला भी कर देता है। इसके जरिए वो बातचीत में अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, दबाव डालकर कि देखो हम हमला भी कर सकते हैं, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। क्या लगता है ईरान ने भी वही रणनीति अपनानी शुरू कर दी है, अमेरिका वाली ही? वो भी हमला कर रहा है ताकि बातचीत के लिए अमेरिका तैयार हो जाए, उसकी शर्तें मान ले। हाँ, देखिए, जब ईरान हमला करता है तो उसने दो चीजें कही हैं। राष्ट्रपति पेजेश्किन ने भी की हैं, और ईरान की एम्बेसी सभी देशों को फोन करके बोलती रहती है, गल्फ कंट्रीज को, कि हमला गल्फ कंट्रीज पे नहीं है, हमला वहां पर जो अमेरिकन बेसिस हैं उस पर है। और जाहिर बात है, ईरान जब अमेरिकन बेसिस पर हमला करता है, दो चीजें ईरान के जनरल्स को मालूम है। एक, जो नुकसान होता है वो कोई खास नुकसान नहीं होता। किसी भी, हम कहते हैं ना कि उसने उसको तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक एयरफोर्स बेस या नेवल बेस को तबाह करना, नेस्तनाबूद करना, आपको 100 बॉम्ब डालने पड़ेंगे। मैं क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि मैं एयरफोर्स में था, 34 साल था, फाइटर पायलट था, मिग 23 उड़ाया। एक एक हमारे दुश्मन देश के जो एयरफील्ड हैं या बंदरगाह हैं, उन पर इंडियन एयरफोर्स के प्लानिंग में अब बता ही देते हैं, कोई सीक्रेट जी। नहीं है, सभी देश करते हैं। हमारी एक एक प्लानिंग में 20-20, 40-40, 60-60 जहाजों की अटैक प्लान है। क्यों? क्योंकि आप दुश्मन के बंदरगाह पे 6-8 बॉम्ब गिरा दीजिए, कोई नहीं फर्क पड़ता। आप दुश्मन के एयरफील्ड में 8, 12, 16 बॉम्ब गिरा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तो अमेरिकन बेसिस को भी ईरान के हमलों से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। क्या वो ये दो सांकेतिक बॉम्ब हमला है सर, नैरेटिव वॉर हाँ, के हाँ, लिए? ये बहुत ज्यादा आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया कि ये एक सांकेतिक हमला करता है ईरान। क्लासिक है कि अगर आपने किसी नेवल बेस पर गल्फ में हमला कर दिया, तो अगले दिन भी वो अमेरिकन नेवी वहीं से ऑपरेट करती रहती है। ईरान ने अगर किसी एयरफोर्स बेस पर हमला कर दिया गल्फ कंट्री में, सऊदी या कहीं पर भी, वो फर्क नहीं पड़ता, अगले दिन भी अमेरिका की एयरफोर्स वहीं से ऑपरेट करती रहती है। जी, वैभव जी। बिल्कुल सर। एक बात और उठ रही है सर कि ईरान हमला जरूर कर रहा है, लेकिन बातचीत की बात भी हो रही है। पाकिस्तान, जिसने इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच में वार्ता करवाई थी, उसका विदेश मंत्रालय बार बार कह रहा है कि हम जिस समझौते पर पहुंचे थे वहां पर फिर से हमें लौट आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, जंग से कोई मसला सुलझता नहीं है। लेकिन ईरान कह रहा है कि ना तो कतर में ना पाकिस्तान में हमारी अभी कोई बातचीत नहीं हो रही। आपके हिसाब से असल बात क्या है? क्या सच में पर्दे के पीछे दोनों देश बातचीत बातचीत कर रहे हैं, या अभी यही है कि एक दूसरे पर हमला ही करते रहे? हाँ, देखिए, जब ईरान कहता है कि वो कोई बातचीत नहीं कर रहा, उसका मतलब है कि ऑफिशियल बातचीत नहीं हो रही है। ईरान में जो जनरल्स हैं उनको मालूम है, जो सिविलियन लीडर्स हैं उनको तो पता ही है, और उनकी भी फॉरेन सर्विस है, बाय द वे, जैसे हमारे यहाँ इंडियन फॉरेन सर्विस होती है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ईरान के नेता जो हैं, एमपी एमएलए, जिनको कि विदेशों के बारे में, मतलब ईरान की अच्छी खासी प्रोफेशनल फॉरेन सर्विस है। उनको मालूम है कि अमेरिका के साथ क्या बात करनी है, इसराइल के साथ क्या बात करनी है, किस देश का कैसा मूड होता है, किस देश का कल्चर कैसा है, और किस देश की मानसिक स्थिति कैसी होती है। बातचीत चलती रहती है, ऑफिशियल बातचीत चाहे ना चल रही हो, लेकिन एम्बेसीज टू एम्बेसी जो लोअर लेवल पे स्टाफ है, वो ऊपर अपने बॉस के आशीर्वाद से बातचीत करते रहते हैं। या जैसे आजकल नए शब्द आ गए हैं, इंटरलोक्युलेटर्स, यानी मध्यस्थता करने वाले बुद्धिजीवी होते हैं, हर देश में होते हैं। अ, भारत में भी हैं, भारत में भी हमारे इंटरलोक्युलेटर्स होते हैं, चीन के साथ बात करते रहते हैं, पाकिस्तान के साथ बात करते रहते हैं। बिल्कुल। ये सब जो है, या तो विद गवर्नमेंट्स ब्लेसिंग या विदाउट गवर्नमेंट्स ब्लेसिंग, वो चैनल हमेशा खुला रहता है। ईरान को मालूम है कि लड़के तो वो जीत नहीं सकता। ईरान को बिल्कुल। मालूम है, कितनी मिसाइलें दाग ले, वो जीत नहीं सकता। मिसाइलें दाग दाग के, ड्रोन फायर कर करके जीत नहीं सकता।
और ईरान को मालूम है कि अमेरिका के पास अम्यूनिशन की कोई कमी नहीं है, बॉम्ब्स, रॉकेट, मिसाइल्स। देखिए, अमेरिका की एयरफोर्स में दुनिया की सभी एयरफोर्सेस जो है वो ट्रेनिंग करती है। तो इस तरह की बॉम्ब मिसाइलें जो है, दुनिया की एयरफोर्स नॉर्मल भी ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर के लिए खर्च होते ही रहते हैं। तो मैं एयरफोर्स में था, फिर से बताता हूँ, नथिंग सीक्रेट। अब हर साल समझिए 2000 बॉम्ब बनाए जा रहे हैं। जी। और एक बॉम्ब की कीमत, एक बॉम्ब की कैलेंडर लाइफ जो है, मैन्युफैक्चरर बोल देता है 10 साल है। हर साल ही समझिए भारत में 2000 बॉम्ब बना रही हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और वो उस पे लिख देते हैं भाई कैलेंडर लाइफ जो है 20 साल है। तो जब वो बॉम्ब की कैलेंडर लाइफ मैं इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, जब वो बॉम्ब की कैलेंडर लाइफ 10 साल या 20 साल के बाद खत्म हो रही है, मतलब उस बॉम्ब को आप और रख नहीं सकते, केमिकल है ना उसके अंदर, लीक हो जाएगा, फट जाएगा। तो क्या करते हैं, क्या करें? तो इंडियन एयरफोर्स, दुनिया की सारी एयरफोर्स, अमेरिकन एयरफोर्स, इजराइल एयरफोर्स, सबके पास एक ही तरीका है कि जो पायलट लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, खासतौर से जो यंग बच्चे लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, यंग फ्लाइंग ऑफिसर, यंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट, यंग स्क्वाड्रन लीडर जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, सीनियर्स को भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मैं 20 साल का बुढ़ा पायलट हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। सचिन तेंदुलकर को भी मैदान में उतरना पड़ता है बल्ला घुमाने के लिए बीच बीच में। तो ये सारे ट्रेनिंग में कंज्यूम हो जाते हैं। तो अमेरिका में इतनी ज्यादा उनको बॉम्ब्स, मिसाइल्स रखने पड़ते हैं कि हर साल हजारों बॉम्ब जो हैं वो कैलेंडर लाइफ एक्सपायर होते रहते हैं। तो अमेरिका क्या करता है, बॉम्ब जो है उसकी 20 साल की लाइफ हो गई है, एक्सपायर हो गया है, तो उसका क्या करना है? वो कहते हैं चलो इसको जेलेंस्की को दे देते हैं, वो गिरा देगा कहीं पर। चलो इसको इसराइल को दे देते हैं, वो कहीं गिरा देगा, इसराइल कहीं इस्तेमाल कर लेगा इनका। और आजकल वो खुद गिरा देते हैं ईरान के ऊपर। तो इसराइल के जो जनरल्स हैं उनको मालूम है कि अमेरिका को कुछ नहीं फर्क पड़ता, इस उनके पास बेशुमार बॉम्ब्स और मिसाइल्स और रॉकेट्स हैं। लेकिन इसराइल को, ईरान को फर्क पड़ता है, उनके पास अनलिमिटेड नहीं है। जी। बिल्कुल। सर, एक बात और हो रही है, क्या अमेरिका ये चाह रहा है कि जंग को थोड़ा लंबा खींचा जाए, जंग किया व्यापक तौर पर न लड़ा जाए, उसका पूर्ण आकार ना हो कि दोनों देश एक दूसरे पर टूट ही पड़े हैं, लेकिन बीच बीच में हमले जारी रहे। अमेरिका क्या ऐसा कुछ करने की भी कोशिश कर रहा है जिससे लंबे समय तक ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो तो खस्ताहाल उसका है ही, उस पर अनेकों प्रतिबंध लगे हुए हैं। ईरान से ही वो इंतजार कर रहा है कि आवाज उठे फिर से, जो दिसंबर और जनवरी में देखने को मिला था, उसके बाद मौका एक बने फिर जाके कुछ किया जाए। क्या ऐसा भी कुछ चल रहा होगा अमेरिका के प्लान में, रणनीति हाँ, में? बीच में आज से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले सीआईए ने एक आंकलन किया था कि ईरान में जितनी खाने पीने का सामान है वो 3 महीने में खत्म हो जाएगा। ईरान में जितनी एसेंशियल मेडिसिन हैं वो और 1 महीने में खत्म हो जाएगा। आंकलन ये है कि जंग की वजह से ईरान की सारी फैक्ट्रियां बंद हैं। जाहिर बात है, क्योंकि ईरान में जितनी भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल बोला तो एल्यूमिनियम, कॉपर, लोहा, प्लास्टिक्स, बिजली का तार, ओएफसी केबल, बैटरीज, ये इनका इस्तेमाल हो रहा है मिसाइलें बनाने के लिए, इनको डाइवर्ट किया जा रहा है ड्रोन बनाने के लिए। तो जो नॉर्मल फैक्ट्रीज हैं जहां पर वॉशिंग मशीन बनती थी, टेलीविजन बनते थे, वो सब बंद है। क्योंकि वो वॉशिंग मशीन का जो कंपोनेंट है या जो रॉ मटेरियल है, टेलीविजन का जो कंपोनेंट है या रॉ मटेरियल है, वो अब वॉर एफर्ट की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। तो अमेरिका का, सीआईए का आकलन था कि ईरान की इकोनॉमी भी और 3-4 महीने में चरमरा जाएगी। वो पहले ही बहुत कमजोर है उनकी इकोनॉमी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट उनके बंद हैं, सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन पर इकोनॉमी चल रही है। और अमेरिका सोच रहा है कि ये सब होते होते इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो जाएगा। ऑलरेडी इन्फ्लेशन वहां पर 100, 200, 300, 500% इन्फ्लेशन है। जो चीज आप आज 1 दिनार में खरीद सकते हैं, अगले महीने आपको 5 दिनार में खरीदनी पड़ेगी। तो अमेरिका बहुत उम्मीद से बैठा है, डोनाल्ड ट्रम्प बहुत उम्मीद से बैठा है कि ईरान के लोग खुद ही बगावत में खड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। काफी सारे कारण हैं। जी वैभव जी।
बिल्कुल सर, आपने कहा कि अमेरिका के पास गोले बारूद की कमी नहीं है। ईरान की भी स्थिति क्या होगी? हाँ, एक आकलन है, देखिए, जो जैसे भारत में हम कहाँ से आकलन लेंगे कि ईरान की क्या स्थिति है। तो जैसे भारत में हम डीआरडीओ के साइंटिस्ट के साथ बैठ जाएंगे। मैं अगर एयरफोर्स में आज भी कार्यरत होता, तो हम क्या करेंगे कि भारत में डीआरडीओ के साइंटिस्ट के साथ बैठ जाएंगे, इसरो के साइंटिस्ट के साथ बैठ जाएंगे। अब भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, बेल जी। गाजियाबाद में ही है। इनके इंजीनियर्स के साथ बैठ जाएंगे, क्योंकि भारत में भी जो मिसाइलें बनती हैं, वेपन सिस्टम बनती है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तो बेल वाले बनाते हैं ना। तो इनके साथ बैठ जाते हैं और फिर इनसे बात करके हम आइडिया करते हैं कि ईरान की क्या हालत होगी। तो क्योंकि भारत डायनामिक्स में उसको मालूम है कि रॉकेट मोटर कैसे बना रहे हैं, इसरो को मालूम है कि रॉकेट मोटर की मेन जो मिसाइल है उसकी बॉडी के साथ मैचिंग कैसे कर रहे हैं, मैरिंग पार्ट कैसे कर रहे हैं। तो इनका आकलन आता है। तो आकलन मेरे पास ऑफिशियल फिगर्स तो नहीं है, क्योंकि अब रिटायर्ड हो गया हूं। तो लेकिन आकलन मोटा मोटी ऐसा है कि ईरान जो छोटी छोटी मिसाइलें बना रहा है, वो हर हफ्ते 100 बना रहा है। छोटी मिसाइल का मतलब है जिनका रेंज 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है। वो हर महीने 100 बना रहा है, दिन में 3-4 बना लेता है। लेकिन कई बार तो वो फायर ही कर देता है एक दिन में 100। बिल्कुल। सिमिलरली ईरान जो लंबी दूरी की जो रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, लंबी दूरी बोला तो जिनकी 1500 किलोमीटर है, उस रेंज वाले जो मिसाइलें हैं, ईरान हर हफ्ते में 4 बना लेता है। तो महीने में आप देख लीजिए, 12 बना लेगा, 16 बना लेगा, चलो किसी महीने 20 बना लेगा। ये जो हम भयंकर भयंकर नाम लेते हैं ना, जो कि 1500 किलोमीटर रेंज है, तो इसराइल तक पहुंच सकती है। अभी हम इजिप्ट की बात कर रहे थे, इजिप्ट को हिट करना है तो 2000 किलोमीटर की मिसाइल चाहिए। तो जो हमारे भारत डायनामिक्स, बीडीएल, देखिए हमारी लैब है डीआरडीएल, हैदराबाद में है। तो ये लोग बना लेते हैं, ईरान वाले बना लेते हैं हर महीने 20। लेकिन आप देखिए कभी कभी वो, जब ईरान से जब फायर कर रहे थे इसराइल की तरफ, या अभी मिस्र पे हमला सुना है, तो वो एक एक वेव में ही 20-20, 40-40 फायर कर रहे थे। यानी एक महीने की जो प्रोडक्शन है वो एक दिन में, 2 दिन में गई। तो अगर ऐसा रहा तो उनका जो मिसाइल की संख्या है वो आस्ते 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 कम हो रही है। जी। बिल्कुल सर, एक सवाल और है सर कि ईरान पर जो हमले हो रहे हैं, जवाबी कार्रवाई में ईरान भी हमले कर रहा है अमेरिका के सैन्य अड्डों पर। अमेरिका में एक नया डर सता रहा है सर। मध्य पूर्व में अमेरिका के जितने भी वहाँ सैनिक तैनात हैं, एक खबर आई है कि उनके फोन जब्त किए जा सकते हैं, क्योंकि उसके जरिए वो वीडियो बनाते हैं। वीडियो के जरिए ईरान को पता चल रहा है कि कितना नुकसान हो रहा है अमेरिका का। ईरान उसके आधार पर अपनी रणनीति और बना रहा है। तो ऐसी खबरें आई हैं। आपके हिसाब से कितना नुकसान हुआ होगा? ये कुवैत में ज्यादातर हमले, जॉर्डन में हमले कर रहा है ईरान। हाँ वैभव जी, दुनिया की जो आर्मीज हैं, नेवीज और एयरफोर्सेज हैं, वो पसंद नहीं करती हैं कि कोई भी एयरमैन, सेलर या जवान, जेसीओज, वारंट ऑफिसर्स या ऑफिसर इस तरह की वीडियो सेंसिटिव एरियाज में बनाए। तो दुनिया में आमतौर पर कुछ देशों में तो, अब कम्युनिस्ट कंट्रीज को तो हमें मालूम है 5 मिनट लगते हैं। चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, वहां तो बस एक हुक्म आया कि सबके मोबाइल जब्त कर लो, लॉक कर लो, 4 महीने बाद ही उसको वापस दिया जाएगा। भारत में भी हमारी कुछ नीतियां हैं कि हम जो ऑपरेशनल ड्यूटीज पे हैं उनकी मोबाइल यूजेज पर कुछ रेस्ट्रिक्शन करते हैं। अब एक ह्यूमन चीज है, होती है, अमेरिकन सेलर है, वहां पे डिप्लॉयड है, 4 महीने से वहां पर है। वो अपनी माँ को, अपनी बहन को, अ, अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाना चाहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखो।
बिल्कुल। एक सोशल नीड होती है। तो आमतौर पे क्या होता है कि जो मेच्योर आर्म फोर्सेस हैं, वेस्टर्न आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, वहां पे उनको रोका नहीं जाता है, ब्रीफ कर दिया जाता है कि आप पृष्ठभूमि ऐसा रखिए कि कोई सेंसिटिव चीज ना दिखे। जैसे अभी आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, पृष्ठभूमि में ऐसा कुछ भी खास नहीं है जिससे कि दुश्मन को कुछ पता लगे। सिमिलरली जो मेच्योर डेमोक्रेसी हैं उनकी फौजें जब डिप्लॉय हो, अब कल अगर समझिए इटालियन आर्मी को आपने डिप्लॉय कर दिया कहीं पर, तो उनकी मोबाइल जब्त करना असंभव है। उनके यहाँ वो कल्चर ही नहीं है। लेकिन हाँ, ब्रीफिंग कर दी जाती है, ट्रेनिंग कर दी जाती है कि आप क्या लिखें क्या ना लिखें। लिखिए कि आज दुश्मन ने बमबारी की, ठीक है, लेकिन उस बमबारी में 8 बम गिराए, उनमें से 2 बम जो है वो रडार पर गिरे, और 4 बम जो है वो रनवे पर गिरे, जिससे रनवे में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। ऐसे मत लिखिए। आफ्टर ऑल वो अपनी माँ को चिट्ठी लिख रहा है, माँ को वीडियो भेज रहा है। लिख सकता है कि आज दुश्मन ने हम पर हमला किया, हमले में हमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ, हम सारे लोग सेफ हैं। तो एक ब्रीफिंग दी जाती है। कम से कम इंडियन एयरफोर्स में हम लोग सारे एयरमैन को एक ब्रीफिंग देते हैं कि आप वीडियो, अच्छा, कुछ एरिया होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं। पूरा एयरबेस, अब पीछे अगर पृष्ठभूमि में 2 आम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं एयरबेस में, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पृष्ठभूमि में रेडार दिख रहा है, पृष्ठभूमि में जो मिसाइल है उसका लॉन्चर दिख रहा है। अ, तो उनको ब्रीफ किया जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, बेस ऑपरेशनल सेंटर है, अंडरग्राउंड बंकर्स है, अंडरग्राउंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। वहां तो हम लोग लिख ही देते हैं, नो मोबाइल परमिटेड। तो बाहर जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो जब वो ड्यूटी पे जाता है 6 घंटा, 8 घंटा, 2 घंटा, तो सिक्योरिटी के पास अपना मोबाइल जमा कर देता है। तो ये एक गिव एंड टेक है। लेकिन वैभव जी, ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि मोबाइल जब्त नहीं किए जाते। तुम उनको सबको कहा जाता है कि जो भी बनाओ, पृष्ठभूमि का ख्याल रखो, क्या बोल रहे हो ख्याल रखो। ये अब जेंजी है, आने वाले समय में जेंजी फौज ज्वाइन करेगी। तो आप तो ये असंभव है। ये जेंजी जब एक फीता दो फीता वाले बन जाएंगे, कॉर्पोरल और सार्जेंट और नायक और पेटी ऑफिसर, चीफ पेटी ऑफिसर, तो जेंजी से अगर आप हुक्म पास करेंगे कि ऐसा ना करो, तो फिर तो असंतुष्टि फैल जाएगी। तो ये सब प्रोग्रेसिवली सोशल रिक्वायरमेंट मीट की जा रही है, गैग ऑर्डर नहीं दिए जाते। जी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर इस बातचीत का। ट्रंप कह रहे हैं कि हम जोरदार हमला करने वाले हैं, ईरान कह रहा है कि हम हमला करने वाले हैं। आपके हिसाब से अभी क्या होने जा रहा है अगले 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में? क्या ऐसे ही छुटपुट हमले होते रहेंगे या फिर कुछ बड़ा करने की भी कोशिश कर सकते हैं दोनों में से कोई भी देश? देखिए, ईरान तो कुछ बड़ा करने की हालत में नहीं है। ईरान हमेशा रिएक्ट करता है। तो अमेरिका अगर 10, 20, 30, 40 बॉम्ब गिरा देता है, तो रिएक्शन में अमेरिका भी 2, 4 या 6 मिसाइलें दाग देता है। और ईरान जब रिएक्ट करता है, उसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, बोला तो इतने मिसाइलें रॉकेट्स नहीं है कि अमेरिका ने 60 बॉम्ब गिराए तो ईरान भी अपनी तरफ से 60 मिसाइलें। असंभव, असंभव। क्या अमेरिका बड़े हमले करेगा? जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ईरान बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिका और भी बड़े हमले नहीं करना चाहता, क्योंकि अब देखिए, जब तक नेतन्याहू हैं, अब जेलेंस्की गए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप भी अपना ध्यान जो है जेलेंस्की की तरफ या नेतन्याहू की तरफ देना चाहेंगे, बनिस्बत कि वहां युद्ध में क्या हो रहा है। अमेरिका को भी मालूम है कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस करके कुछ मिलेगा नहीं। वो बोलते रहते हैं, मैं इनके ब्रिजेज उड़ा दूंगा, उड़ा दो। क्या फर्क पड़ता है? ये देखिए, हर एक अंग्रेजी में बहुत सुंदर शब्द है रेजिलियंस, हिंदी में अनुवाद है कि हठधर्मी। एक पुल को उड़ा देने से क्या फर्क पड़ता है? वो गांव 30 साल पहले तो वो पुल था नहीं वहां पर, भारत में ही देख लीजिए, हर जगह क्या वो 300 करोड़ रुपए के पुल थे क्या आज से 30 साल पहले? नहीं, गांव वाले थोड़ा सा लंबा 5 किलोमीटर दूर, ट्रक वाले 5 किलोमीटर घूम के आधा घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा रूट लगाकर चले जाते थे।
तो एक पुल को अगर ईरान में उड़ा दिया जाता है, इससे वॉर एफर्ट को कोई कम व बेशी फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से थर्मल पावर प्लांट्स को अमेरिका बोलता है उड़ा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर देश की जो ट्रांसमिशन ग्रिड होती है उसमें रिडंडेंसी नाम की एक शब्द होता है। ठीक है, आपने नोएडा वाला पावर प्लांट उतार दिया तो हम ग्रिड में गुड़गांव वाला पावर प्लांट ले आएंगे। आपने गुड़गांव वाला पावर प्लांट उड़ा दिया तो हम ग्रिड में हिसार वाला पावर प्लांट ले आएंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.